आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को पिछला लेक्चर जो था वो ज्योग्राफी से दिया था और तकरीबन मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, इससे 70 क्वेश्चन आए और जिसमें सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से आया था और आप लोगों ने ज्योग्राफी का विश्लेषण देखा है और काफी। तो हमने आपसे ये वादा किया था कि देखिए कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज दूंगा और सिर्फ आंसर नहीं बल्कि आंसर का एनालिसिस भी दूंगा, यानी एक एक आंसर का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि ये सही है तो क्यों सही है और इसका आंसर क्या है। तो आप ये सारी चीजें आज हम देखते हैं कि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब में से कितने क्या के क्वेश्चन आए। तो ये तो यूपी का हमने आपको बताया था कि यूपी का करना था, तो इसमें पार्ट 2 है जिसमें हम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को किए हैं और ये इसका आंसर की विथ डिटेल एनालिसिस, सिर्फ आंसर की ही नहीं होगा, आपको इसका डिटेल एनालिसिस भी दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एनालिसिस है, यानी पर्यावरण, भूगोल और विज्ञान, तकनीक और करंट अफेयर्स, यानी जो भी समसामयिकी विषय होता है उसको लेकर के। और इत्तेफाक था इस बार जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप जानते हैं, आप जब भी हमारे चैनल पे जाते हैं यहाँ वेदांश आईएएस में, हम लोग क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते। चाहे आप कहीं भी जाएं तो क्वालिटी एक नंबर का होगा, पहले क्वालिटी चेक होती है। तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जो थी, विज्ञान, तकनीक, करंट अफेयर्स, इसका पूरा विश्लेषण हम लोग और ऑथेंटिक सोर्स से आपका आंसर दे रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से 25 था, ये मैंने पहले वीडियो में भी दिया है और बस ब्रीफली आपको कर। तो इनमें देखिए इकोलॉजी, एनवायरनमेंट जो आज करेंगे उसमें 12 क्वेश्चन है। उसी तरह से देखेंगे करंट अफेयर्स में 16, साइंस टेक में 17 और आगे देखेंगे तो टोटल 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा हो जाता है आपके पास। अब इसमें अब हम लोग आगे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं आगे यहाँ पे पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो इससे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, ये डिफरेंट लिस्ट। अब होता क्या है इसमें, अगर हम देखें यहाँ पे देखें, ठीक, तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है और ये जरूरी है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन आने ही आने। जैसा कि अभी आपने देखा कि यूपीपीसीएस में पूछा, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस लगभग मिलता जुलता आपको लगेगा, तो ये भी आपका आएगा। आप देखिए दाचीगाम, ये कहाँ है भाई, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। तो एक का 4 हो गया, तो एक का 4 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा आप लोग देखते हैं केवलादेव, केवलादेव जानते हैं पक्षी अभ्यारण्य है, आप लोग को पता ही होगा, तो ये कहाँ है, राजस्थान में, तो 2, तो आप देखिए 2, ये भी है। अब आप लोग जानते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो आप इसको हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो ये देखिए सी का 1, अब सी का 1 है। उसी तरह से पेरियार, पेरियार कहाँ है आप जानते हैं, अभी मैंने बताया केरला में, तो 3, तो सही जवाब हो गया सी हो गया। अब इसका जवाब हो गया इसका सी, तो पहला जो था इसका आंसर हो गया सी। देखिए दाचीगाम, केवलादेव, कान्हा, पेरियार, तो इसको देखिए दोनों को सुमेलित करिए। तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन से राज्य में है, किस जंतु के लिए फेमस है। जैसे कि मैंने बताया केवलादेव क्या है, पक्षी के लिए है। उसी तरह से आप देखेंगे कान्हा जो है टाइगर के लिए, तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब जैसा मैंने बताया, तो ये देखिए सी आंसर हो गया, दाचीगाम, जम्मू कश्मीर, और जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बेसिकली असर्शन और रीजन के तरह से पूछा गया है। इसमें बेसिकली मिस्टी प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। ये जैसा कि मैंने बताया कि जो सरकारें स्कीम चलाती है जो पर्यावरण से रिलेटेड होता है उससे ये आपके होते हैं। तो अब देखिए मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड एंडेवर, यानी कि हैबिटेट्स भी करेगा तो MISH है ना, मिस्टी TI, इनकम, यानी इनकम भी करेगा, उस प्रोग्राम को बोलते हैं मिस्टी। अब ये मिस्टी कब से शुरू हुआ, तो ये दिया है कि इट वाज इनिशिएटेड इन 2019, जो कि ये गलत है।
अब आगे देखेंगे, इट्स एम टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सही है, तो इसका मतलब है ओनली टू, बी आंसर इसका। तो अब यहां पे हम देखेंगे तो इसको बी आंसर इसका, ये देखिए मिस्टी के संदर्भ में 2019 दो इसका, तो इसका आंसर हो गया आपका बी आंसर हो गया। ये देखिए, अब ये मैंग्रोव इनिशिएटिव शोरलाइन हैबिटेट, ये जो हुआ था ये बेसिकली स्कीम लॉन्च किया गया था 2023 में, जैसे मैंने बताया 2023 और 24 के बीच में जो बजट आया वो, इसका मतलब है ये 2019 में नहीं था। तो देखिए किस तरह से आपको इस तरह से पूछा जाता है। अब इसमें क्या है कि इसको लॉन्च किसने किया था, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उसका नाम जो है आप जानते हैं ये हो गया है। तो ये बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य था कि 540 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव को करना है, जो भी 9 स्टेट्स है, जो तटीय क्षेत्र है और यूनियन टेरिटरीज है, उसको रिस्टोर करना है। कब तक करना है, 2023 से 2028 के बीच में इस मैंग्रोव को रिस्टोर करना है। तो इस पे था क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो इंटरनेशनल मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को, ये भी याद रखिएगा। तो उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो मिनिस्ट्री का ये था उन्होंने इस तरह से चलाया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आया। तो इस तरह के क्वेश्चन न सिर्फ यूपीपीसीएस में आते हैं बल्कि यूपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, यानी निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय भूजल मतलब जो है वार्षिक भूजल रिपोर्ट क्वालिटी रिपोर्ट बताता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा भूजल जो है दिन प्रतिदिन इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है, तो इसको लेकर के जो किया जा रहा है वो। अब इसमें देखिए क्या क्या है आपके पास चॉइस। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिखा है इन्होंने, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अब इसका सही जवाब क्या है, ये नहीं होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन को चेक करता है, न कि ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को रिपोर्ट करता है वो, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये सेंट्रल वाटर कमीशन का काम नहीं है। वो वाटर के बारे में होता है, ग्राउंड वाटर के बारे में जो है वो नहीं। ग्राउंड वाटर के बारे में जो रिपोर्ट आता है वो निकालता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, कि उसकी क्वालिटी बढ़ी घटी, किस तरह का रिपोर्ट आया। ये रिपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ओनली 3, अब ओनली 3 का है ए, इसका जवाब हो गया आपका ए। ये देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए, तो वही है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, है ना, जैसे गुणवत्ता में कमी आ रही है भूजल का, उसकी बात हम लोगों ने किया है। तो ये सारी चीजें तो इसको दिए गए, तो इसका आप देख लीजिए, इसका सही जवाब है केवल 3। आगे चलते, तो 48 क्वेश्चन था उसमें, आंसर ए। अब ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ठीक है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। अब इसमें क्या आंकड़े आए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप जानते हैं जो यूपीपीसीएस है और यूपीएससी दोनों एक तरह से लगभग मिलता जुलता, आपको जुर्मा भाई लगेगा। काफी टफ होता है यूपीपीसीएस, अदर स्टेट में ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीपीसीएस में इस तरह से पूछता है। तो आप देखिए, जल संसाधन ये मंत्रालय के अंदर में ये आता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड लिखा हुआ, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, तो ये इन्होंने रिपोर्ट निकाला। अब इसमें यह दिखाया कि कहां कहां उसकी गुणवत्ता कैसे कैसे हो रही है। तो आंसर इसका ए हो गया। अब आगे चलते हैं, तो चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये पूछ रहा है आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, यानी ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में भी आप जानिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड ऑन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स विद इंडिया 38 मेंबर, वर्ल्ड सोलर बैंक, वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वेयर इनिशिएटेड अंडर इट। ये कह रहा है कि सोलर बैंक बनाया गया है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है, जैसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, एक देश में एक परिवार, तो उस तरह से। तो ये वाला जो है ये गलत है। कहिए क्यों गलत है, ये तो सही है कि फर्स्ट ट्रीटी है जो इंटर गवर्नमेंटल है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहा है, इंडिया में कहा, दिल्ली में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना।
तो ये बात तो सही है, लेकिन मेंबर पे यहाँ ये गलत दे दिया। मेंबर 38 नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। जितने भी ट्रॉपिकल रीजन में है वो सारे के सारे मेंबर है, तो ये इसीलिए गलत हो गया और ये सही हो गया। तो केवल दो हो गया बी। अब आगे जाते हैं, वही हिंदी में है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो ये इसका आंसर हो गया केवल 2। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका हम देखते हैं विश्लेषण। ये देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसको कहा जाता है ओसोओ, इनिशिएटिव वाज इनिशिएटेड बाय अंडर द इंटरनेशनल सोलर एलायंस। ये हो गया। तो ये आप देखेंगे, ये बेसिकली इंडिया ने ही इसका प्रपोज किया था। ठीक है, इसका जो वन वर्ल्ड वन सोलर को इंडिया ने ही ये प्रमोट किया था, और इसलिए अब 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेड। हमेशा देखिए, एक चीज आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो हमेशा ध्यान में दीजिए कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। अगर आप इसको देखें तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 मार्च। तो अब बताइए क्या है? इंटरनेशनल ओजोन डे क्या है? सितंबर में है। 5 जून में आप जानते हैं पर्यावरण दिवस होता है। ओजोन डे कब है? 16 सितंबर। ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये गलत। ठीक है, ये 22 मार्च नहीं है। ठीक है, अब ओजोन डे जो है 16 सितंबर को क्यों है? अब इसे आगे भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था और ओजोन पे प्रतिबंध हुआ था, संधि पे लगा था, जिसमें CFC को प्रतिबंधित किया गया था। अब इसको आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये आपको तो वही जो मैंने अभी बताया इंग्लिश में, वही हिंदी है। आप लोग इसको आगे चलते हैं। सुमेलित नहीं है कहा गया, आंसर ए, जैसे कि मैंने बताया। ये देखिए 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइड लाइफ। तो ये देखिए वो 22 मार्च को नहीं होके 3 मार्च को होता है। तो अब आप जान सकते हैं कि इसका आंसर आपका हिंदी में फिर से एक बार दे दूं कि इसका केवल 3 होगा, है ना। केवल 3 मतलब ये गलत है, तो ये पूछ रहा है गलत है। अब क्या होता है, आप लोग गलती से कहेंगे कि 1 और 2 मार के कई लोग चले जाएंगे, 1 और 3। ये पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सही नहीं है ये विश्व वन जीवन दिवस। ये कब था? मैंने तो ए जवाब हुआ इसका, ए। ये देखिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या होता है? 3 मार्च को होता है, 22 मार्च को नहीं होता है। अब आपको याद है कि मार्च में तो होता है। अब एग्जाम हॉल में जाए कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्च में तो ये भी है, तो ये 22 मार्च को नहीं, 3 मार्च को। ठीक है, आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, है ना। ये कह रहा है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसमें देखिए, इसको क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझना चाहिए, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा। आगे देखिए, ये कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट उतना ही बर्दाश्त कर सकता है जितना उसकी एक क्षमता होती है। उससे ज्यादा करेंगे तो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। अब क्या है, अब यहां पे आपने कोई इस तरह से समझिए, एक रिसोर्स जनरेट हो रहा है ना, और यहां रिसोर्स जनरेशन जो है, और आप देखिए कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जनरेशन। आप यहां से सपोज कीजिए 100 टन निकाल लिया, ठीक है, 100 टन आपने निकाला कोई चीज, और यहां आपने 100 टन निकाल लिया तो बना इतना धीरे धीरे का 50 टन ही बना। अगर 100 टन आपने निकाला या 50 टन बना, यानी आपने जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे कम आपका बन रहा है, तो ये कैरिंग कैपेसिटी का जो हो गया एनवायरनमेंट, तो ये कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो सकता। कैरिंग कैपेसिटी तो वो होगा
यानी जो 100 है 100 में से आप 80 ले सकते हैं और 100 बन सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिसोर्स जनरेशन ज्यादा होना चाहिए आपके एक्सट्रैक्शन से। यानी आपके घर में एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि कोई 5,000 रुपया कमा रहा है और 7,000 खर्च कर दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब यह हो गया कि आपके घर में कोई 5,000 कमा रहा हो और 2,000 खर्च हो रहा हो, तब ना आपका सस्टेन चलेगा, तब ना कई दिन तक चलेगा। तो ये कैरिंग कैपेसिटी तब होगी, तब तक आपका बर्दाश्त करेगा इन्वायरमेंट, जब आप उसका जो जनरेशन हो रहा है उससे ज्यादा। जैसे सपोज कीजिए आपने खेत से या कोई चीज से कोई प्रोडक्ट लिया जो हमारा इन्वायरमेंट नेचुरली देता है, वो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है 2 टन देने की और आपने 4 टन ले लिया, तो इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी रिमेन विद इन द एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मूवमेंट। आप क्या है, आपने कचरा फेंका यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा, तो जितना हमने जनरेशन किया वेस्ट का और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है, जनरेशन ऑफ वेस्ट रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन, अब जितना हमने खींचा उतना इन्होंने नेचुरली एब्जॉर्ब कर लिया। अगर उसके अंदर लिमिट है तो सही है कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तब खराब होगा। तो ये दूसरा सही है, तो ओनली 2 हो गया इसका। ये इसको और समझते हैं हम लोग। यहाँ आगे चलते उसी का हिंदी वर्षन है, संसाधन का निष्कर्षण दर संसाधन के सृजन दर से अधिक रहनी चाहिए। तो ये नहीं हुआ कैरिंग कैपेसिटी, अगर अधिक होगा तो फिर तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण के अवशोषण क्षमता के भीतर ही रहना चाहिए, अगर उससे बाहर गया तो फिर गड़बड़ हो गया, तो उसके भीतर होने चाहिए, है ना। तो दूसरा सही है, तो बी इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया बी। चलिए अच्छा, चलिए इसमें हम हो सकता है इसका यहां इसका आंसर है बी। बी है इसका आंसर। कैरिंग कैपेसिटी रिफर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट कैन सस्टेनेबिलिटी विदाउट द कॉजिंग इंटरनल डैमेज। मतलब उसका जितना वो निर्माण हो रहा है उसके अंदर ही वो काम करेगा, तभी उसको कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। तो ये सारी चीजें इस प्रोसेस से आप देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, और अब 7वां क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं है। With the reference of lifestyle for the environmental life, which following the statement is are correct. It was launched in June 22. Its idea was proposed at the COP 224. ये दिया है। तो अब इसमें देखिए करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि कौन है। तो ये जो है दूसरा वाला, ये 2025 में नहीं दिया, COP 25 में नहीं था, उससे 26 वाला है ये। और ये आप देखेंगे तो 2022 में लॉन्च, ये भी गलत है। 1 मिनट में अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ लाइफ इज ये लाइफ, अच्छा लाइफ स्टाइल फॉर द, तो ये 2022 में नहीं है जैसा कि मैंने बताया था, और ये COP 25 में नहीं, अब उसके बाद में ये आया है। और ये जो हाल फिलहाल में हुआ है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर आपका ए, लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट या लाइफ इनिशिएटिव जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 26 में दिया था। कब? COP 26 में दिया था 2021 को, ठीक है। 2022 गलत हो गया, और दूसरा जो था COP 25 भी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया, इसीलिए ए जवाब होगा इसका। तो ये दिया था, लाइफ का मतलब है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स ग्लोबल मूवमेंट जो था वो बेसिकली इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया था, भारत के द्वारा सजेस्ट किया गया था, इसीलिए इसको। तो इसमें लाइफ मिशन का क्या था, इसको जब लॉन्च किया गया था आप देखेंगे तो इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में, यानी मोदी थे और जनरल असेंबली के जो हेड है यूएन के एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अक्टूबर 2022 में इसको लाइफ वाले मिशन को लॉन्च किया गया था। यानी आपका लाइफ स्टाइल वो होना चाहिए लाइफ मिशन के मुताबिक जो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा नहीं अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। तो ये इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएशन था। आगे देखते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन। ये था एक, ये भी बहुत जरूरी है समझना। ये देखिए
लाइफ थीम क्या क्या था। अब ये जो मैंने बताया कि आप अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से करेंगे, तो हो सकता है यूपीपीसीएस में तो सिर्फ डेट वगैरह पूछा, यूपीएससी में आपसे थीम पूछ देगा, कौन कौन से थीम आ सकते हैं। तो अब ये लाइफ के जो थीम्स हैं ये देखिए क्या क्या है, लाइफ के थीम्स क्या क्या है। तो पहला है रिड्यूस वेस्ट, यानी आप पूरे कचरे को कम करें। दूसरा है रिड्यूस ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, यानी एक बार आपने मोबाइल खरीदा, अगले बार खराब हो गया, फेंक दिया आपने, ठीक है, तो वो ई वेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसको कहते हैं। इसको भी आपको कम करना है। एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल व्यतीत करना है, यानी आपको हर 2 कदम के लिए फॉसिल फ्यूल वाला गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि आप 1-2 किलोमीटर पैदल भी चलिए, है ना, तो ये भी आपकी होनी चाहिए। दूसरा है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ऐसा फूड सिस्टम बनाइए जिसमें कम से कम केमिकल का मात्रा हो, जो फूड सिस्टम सस्टेन कर पाए आपका, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा से नो टू द सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को भी नो यूज कीजिए, यानी एक बार आपने प्लास्टिक किया फिर फेंक दिया, तो उससे भी आपका पॉल्यूशन होता है, तो वो लाइफ स्टाइल को आप छोड़िए। उसी तरह से सेव वाटर, वाटर भी बचाइए आप, एनर्जी भी बचाइए आप, तो ये सारी चीजें इसकी थीम्स थी, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो लाइफ के बारे में आप समझिए कि लाइफ जो था इनिशिएटिव क्या था। आगे चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। With the reference of global environment facility, which of the following is correct? It was established in 1991. Only the developed country donates it. इसका आंसर है आपका ये सी हो। अब ये 1991 में सही में किया गया था, अभी देखते हैं इसमें। तो वैश्विक 1991 में हुई थी और इसके विकसित देशों के डोनर है, तो दूसरा गलत है, इसके डोनर विकसित नहीं है, कई कंट्री के इसको डोनेट करते हैं, तो ये आपका दूसरा जो है वो गलत है, तो दूसरा आपका गलत है। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर सी हो गया, ठीक है, सी मतलब हो गया कि दूसरा ही मतलब गलत है और पहला सही है, एक मात्र है इसका। तो इसको हम देखेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जिसको जीईएफ कहते हैं, इसको 91 में ही किया गया था। कब? अक्टूबर में किया गया। तो यहां आपसे पूछा कब? 91 में, ठीक है। और इसको रियो जो समिट हुआ था, अर्थ समिट, उसमें इसको फंड प्रोजेक्ट किया गया था और इसमें कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्री को इससे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब ये जो कंट्रीब्यूशन होता है तकरीबन 40 इसके डोनर होते हैं, यानी 40 इसके दाता हैं जो पैसे देते हैं, और ये 40 डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों जगह से। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डेवलप कंट्री ही इसको करते हैं, इसमें डेवलपिंग कंट्री भी है, डेवलप भी है, सब, ठीक है। तो ये आपका इसीलिए आंसर इसका सी हुआ। अब 9th क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन ये, विद द रेफरेंस ऑफ इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर ओनली 1% ऑफ द एनर्जी सनलाइट फ्रॉम देयर लीव्स, अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेस नेक्स्ट हायर लेवल। तो इसको देखिए, जब हम लोग, आप लोग इसमें जरूर याद होगा, आप हमारे चैनल पे भी जाएंगे सिविल सर्विसेज विद झकी पे, तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें इकोसिस्टम में किस लेवल पे क्या होता है ये बताया था। तो लगभग आप देखेंगे जब जीव का स्तर बढ़ता है तो 10-10 लेवल पे, लेकिन जब सन से आता है लाइट पत्ते पे, और पत्ते पे जो आता है, तो जो जितना सन से एनर्जी आता है सिर्फ उसका 1% ही वो एनर्जी कन्वर्ट होता है जो आगे जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 1% एनर्जी। दूसरा ये कहा गया कि अब ये प्लांट है, प्लांट को क्या कहेगा? गाय खाएगा, गाय को कोई भी दूसरा जानवर जैसे शेर है, बाघ है, वो खा लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि उसमें 10% आपका होगा, और ये मैंने मेजर इन्वायरमेंटल कंसेप्ट में दिया था, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का दोनों सही है, डी आंसर। तो ये दोनों सही है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, आगे देखिए वही है, उसी का हिंदी है, ये 1% कम ऊर्जा होता है और ये जो सूरज की रोशनी आती है, तो ये सारी चीजें। आगे हम इसको हिंदी में देखते हैं, ये डी आंसर, ठीक है, दोनों का दोनों सही हो गया। आगे चलते हैं 10वां। अब बस थोड़ा सा बचा। अब देखिए ये गोल पूछ रहा है, ये हम 10 गोल देख रहे हैं, 10वां जो ये गोल है, इसको हम देखेंगे कि गोल 1, गोल 4 जो है वो एजुकेशन पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हो गया। इसका जवाब है सी, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 सी है इसका जवाब। अब ये सी कैसे है, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट। तो
यहाँ पे। अब हम यहाँ देखेंगे तो इसका गोल एक तो पॉवर्टी यानी गरीबी को खत्म करना है हर जगह से। गोल 2 को देखिए, गोल 3 को देखिए, तो गोल 3 क्या है आप देखेंगे तो 3 आपका हो गया, फिर 4 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी आपके स्वास्थ्य को आपको अच्छा करना है, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे गोल 4, तो गोल 4 में क्वालिटी एजुकेशन, यानी आप शिक्षा देंगे। और गोल 6 जो है वो है क्लीन वाटर। तो उस हिसाब से ये हो गया सी जवाब इसका। तो इसको हम देखेंगे सी। इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में सतत विकास लक्ष्य के बारे में हम लोग कह रहे हैं। तो पहला लक्ष्य क्या है, आपको गरीबी को सभी रूपों में, यानी सभी रूपों में गरीबी खत्म करेंगे, ये पहला लक्ष्य, ठीक है, जो यहाँ 3 नंबर पे दिया। दूसरा, तीसरा लक्ष्य दिया फिर आपको, तो तीसरा लक्ष्य क्या है, आपको अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, यानी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, कल्याण भी अच्छा हो, तो ये आपका तीसरा गोल है। यानी और चौथा गोल आप देखेंगे तो चौथा गोल जो है आपका फिर पढ़ाई। जब आपका स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, तो एजुकेशन है। और छठा गोल जो है वो है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो इस तरह से मिला के आपका सी होता है इसका जवाब, और सही जवाब यहाँ पे हम देखेंगे सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सारे गोल को आप लोग रखिए, क्योंकि ये सारे गोल आपके यूपीएससी में भी काम आ सकते हैं। पहला, यहां देखिए, पहला गोल दिया है नो पॉवर्टी। दूसरा गोल है कोई भी भूखा ना रहे, 0 हंगर। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहे। तीसरा है आपका क्वालिटी एजुकेशन हो जाए, ठीक है। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला, रट्टाफिकेशन वाला नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं, आपका चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। तीसरा, पांचवा क्या है, जेंडर इक्वलिटी, यानी चाहे औरत हो या मर्द हो, मेल हो या फीमेल हो, सबकी बराबरी का भागीदारी होनी चाहिए विकास। तो अब ये भी आपका कहा गया किसमें, सस्टेनेबल, जो एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। फिर आपको साफ पानी होनी चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए, छठा गोल। सातवां गोल क्या है कि आपको क्लीन एनर्जी चाहिए, और क्लीन एनर्जी कितना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, एफोर्डेबल। ऐसा नहीं है कि इतना महंगा आप क्लीन एनर्जी कर रहे कि लोग खरीद ही नहीं सके, उसको खर्च करने लायक भी होना चाहिए। उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बेरोजगार भी नहीं घूमना चाहिए। आठवां गोल यानी डिसेंट वर्क होना चाहिए। उसके बाद 9वां गोल इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर करें, इंडस्ट्री बनाए, तो उसमें इनोवेटिव आइडिया यूज करें। उसके बाद रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता को कम करें। आप जानते हैं कि जब से हम देख रहे हैं कि देश में असमानता बढ़ती जा रही है, सिर्फ 10% आदमी के पास 90% संपत्ति है, इसको भी कम करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मुताबिक। उसके बाद आगे देखेंगे सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी ऐसा होना चाहिए जो सस्टेन करे, ऐसा नहीं कि जैसे अभी दिल्ली में पोल्यूशन से भरा हुआ है। तो ये हमारा 11वां गोल था। 12वां गोल क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, खाइए भी उतना और कचरा भी उतना जितना आप जमीन बर्दाश्त कर सके, उसको सस्टेन कर सके। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आप खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये 12वां गोल। 13वां गोल क्या है, क्लाइमेट एक्शन, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। छठा, लाइफ बिलो द वाटर, ऐसा नहीं है सिर्फ जमीन के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि हमारे ग्लोब पे 70% पानी है और उसके अंदर जो जीव है उस पे भी हमको सोचना है, लाइफ बिलो द वाटर। 14वां। आगे देखते हैं 15। उसी तरह से सिर्फ पानी के अंदर भी नहीं, जो रेन फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसके लाइफ के बारे में भी हमको सोचना है, तो वो है आपका 15वां गोल। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन मजबूत हो पीस और ट्रीटी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जिसका भी मन हो गाजा पे बमबारी कर दो, जिसका भी मन हो आपके पास हथियार नहीं है, हमारे पास एटम बम है तो फोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, पीस एंड ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब ऐसा नहीं है सारे गोल्स हमने बना दिए और जैसा मन हो वैसा, उसके लिए पार्टनरशिप होगा, उसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी होंगी।
तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, तब ये सस्टेनेबल गोल। तो इसका सही जवाब था सी, और ये सस्टेनेबल गोल का आपने देखा। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है लास्ट 11 है, उसके बाद 12 है, तो खत्म हो जाएगा हमारा। ये असर्शन रीजन वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड बी compromise needs of the future generation. Agenda 21 signed by world in 1995. तो अब देखिए ये एजेंडा 21 जो था ये कब हुआ था, आपको पता होगा रियो सम्मेलन में हुआ था। तो ये तो गलत, आर तो गलत है। तो अब आप देखिए ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड टेक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ये भी सही है। और ये कंप्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए हमारे पे, तो ये सही है आपका। तो इस हिसाब से A is true, R is false, तो D इसका जवाब है। यहां देखिए, यहां D जवाब हो गया। तो वो हिंदी में भी वही था, इसको हिंदी में एक बार हम पढ़ के समझा देते हैं आपको। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, डिबेटली बात है, तभी तो होगा। और वर्तमान विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के लिए समझौता भी नहीं हो। और एजेंडा 21 जो मैंने आपको बताया था क्या है, एजेंडा 21 1992 वाला है, नॉट 95। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये हो गया डी आंसर, ये मैंने बताया था। यहां देखिए वही एजेंडा 21 जो है 92 में हुआ था, नोट इन जो रियो सम्मेलन जिसको अर्थ समिट कहते हैं। अब लास्ट बचा है, बस हो गया, लास्ट है। और ये लास्ट है, ये बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट के बारे में। तो नोर्नोक्स है, मानव है, अगस्त मलई आप जानते हैं केरला में है। नोर्नोक्स जो है वो आपका ये कह रहा है क्या कि नोट, जैसे कि मैंने बताया ना नोट, ये हमेशा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो जरूर आप देखेंगे कि भाई ये कह क्या रहा है। अगर नोट कर रहा है तो मतलब नहीं। तो अब आप देखिए मानस असम में है, सही है। अगस्त मलाई केरला में है। नोटो क्या है, ये मेघालय में, तो ये गलत है, ये तो सही है। तो एक क्या है, सी आंसर हो गया, वो सी आंसर। तो ये इसका आंसर सी हो गया जवाब। तो 12 का आंसर सी। तो ये 12 क्वेश्चन जो 146 क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन में, तो ये 12 का 12 हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट कर दिया है। अब आगे साइंस टेक की भी आप बात करेंगे जब हमको टाइम मिलेगा। तो अभी मैं आपसे वादा करता हूं कि वो भी दूंगा, साइंस टेक भी दूंगा और इकोलॉजी, क्योंकि इससे 70 क्वेश्चन टोटल आ गए आपके, 150 में से 17 क्वेश्चन यूपीपीसीएस का। तो मणिपुर, ये सारा चीज आपने मैं बनाया। तो ये मणिपुर में नहीं हो गया, मेघालय में। यहां देखिए नोटबुक मेघालय है, यहां देख लीजिए। उसी तरह से हम देखेंगे, तो बाकी सब तो आपने जानते ही है। तो ये सारी चीजें अब हो गई। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एनालिसिस साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स का होगा। क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत दिक्कत थी, इस वजह से थोड़ा आप लोगों को लेट लगा, लेकिन आई होप कि ये सारी चीजें होंगी। तो ये आपका हो गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे। तो चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।